देखिए गति के नियम के बारे में अगर बात करें, गति का नियम, और गति का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। और इसके लिए आप लोग शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, जड़ से क्रिया। क्या याद रखेंगे? जड़ से क्रिया। तो यहाँ पर देखिए जड़ जो है इससे हो जाएगा जड़त्व का नियम, जो कि न्यूटन गति का प्रथम नियम है। से क्या हो जाएगा? से हो जाएगा संवेग का नियम, जो कि न्यूटन गति का दूसरा नियम है। और क्रिया से क्या आ जाएगा? क्रिया और प्रतिक्रिया। तो ये जो है न्यूटन गति का तीसरा नियम है। तो न्यूटन गति के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखेंगे? जड़ से क्रिया। तो इस तरह का आप लोगों को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बताने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर में कुमार गौरव सर का जो हैंड रिटन 7 फेरों वाली क्लास नोट्स है, उसको पूरे विस्तार के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कवर करते हैं। वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। आज साइंस का जो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि 1 मीटर में जो होता है सेंटीमीटर, वो कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और उसी तरह 1 मिलीमीटर में बात करें तो 10 पे पावर -3 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा? 10 पे पावर -3 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर का जो वैल्यू होता है वो 10 पे पावर -6 मीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर का वैल्यू। 1 नैनोमीटर का जो वैल्यू होता है वो 10 पे पावर -9 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर का जो बराबर होता है वैल्यू, वो 10 पे पावर -12 मीटर होता है। 1 फेदोमीटर का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 पे पावर -15 मीटर। अब है गति के नियम। और गति के नियम के बारे में बात करें, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है, तब उनको उतनी ही दूरी रोकने के लिए ब्रेक पर 4 गुना होगा। यानी कि गति का जो नियम है, इस न्यूटन ने गति के नियम को दिया। गति के नियम को किसने दिया? न्यूटन ने। और न्यूटन ने जो गति के नियम दिए वो कितने नियम दिए? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 3 नियम दिए हैं। प्रथम नियम जो है, और इस प्रथम न्यूटन गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी या गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, न्यूटन गति के जो प्रथम नियम है इसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। इस न्यूटन गति के प्रथम नियम में क्या है कि बस या गाड़ी में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। यानी जैसे बस या किसी गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें खड़े यात्री वो आगे की तरफ अचानक से झुक जाते हैं। ये न्यूटन गति का प्रथम नियम है। और इस न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन गति का दूसरा नियम जो है उसके अंदर में क्या होता है? तेज गति से आ रही गेंद को खिलाड़ी हाथों से पकड़ते वक्त हाथों को पीछे की ओर खींचता है। और अगर इससे पीछे की ओर खींचेगा तो चोट नहीं लगेगा, अगर पीछे की ओर नहीं खींचेगा तो हाथों में जोरदार चोट लगता है। तो ये है न्यूटन गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम। ध्यान रखिएगा, ये न्यूटन गति का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम में क्या होता है? कोई भी गेंद आ रही है तेजी से, तो जब हाथ से पकड़ते हैं खिलाड़ी उस गेंद को, तो उतना ही पीछे पकड़ते समय हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं या खींचते हैं। ये न्यूटन गति का दूसरा नियम है। उसी तरह से न्यूटन गति का तीसरा नियम की बात करें तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है ये न्यूटन गति का तीसरा नियम है। और इसी न्यूटन गति के तीसरे नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इस नियम में प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि गोली या रॉकेट के समय पीछे की ओर धक्का लगना, ये न्यूटन गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। अब है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को पढ़ने के पहले थोड़ा इसको हम लोग जिक्र कर लेते हैं। न्यूटन गति के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। और ये 3 नियम कौन कौन था? इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हम आप लोगों को बताए थे। क्या था कि जड़ से क्रिया। क्या याद रखेंगे? जड़ से क्रिया। और न्यूटन गति के ये 3 नियम दिए हैं, गति के 3 नियम दिए न्यूटन ने। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? जड़ से क्रिया। जड़ से हो जाएगा जड़त्व का नियम, शेष हो जाएगा संवेग संरक्षण का नियम, और क्रिया से हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इस तरह से न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? जड़ से क्रिया। अब है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के बारे में बात करें तो पृष्ठ तनाव जो होते हैं, पानी की सतह पर
हल्की रखी गई एक लोहे की सुई पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही किसी चीज़ों को पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई पड़ता है, वो किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव क्या है? एक सदिश राशि है, इसको भी अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव किस प्रकार की राशि है? तो ये अदिश राशि है, इसको भी याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव एक प्रकार का अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है, ये मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर जो होता है, ये न्यूटन प्रति मीटर जो होता है, ये पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। वर्षा की बूंद का गोल होना पृष्ठ तनाव का प्रमुख उदाहरण है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह जीभ पर अधिक क्षेत्रफल पे फैलता है। हम लोग जो सूप पीते हैं, गर्म सूप, उसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण एक जगह पर लेते हैं, जीभ के एक जगह पर लेते हैं, वो अधिक क्षेत्रफल में फैल जाता है। तो वो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अब है पलायन वेग। और पलायन वेग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए पलायन वेग है। पलायन वेग है कि वह न्यूनतम गति जिस पर कोई वस्तु एक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जा सकती है, उसे पलायन वेग कहा जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसके साथ में ध्यान रखिएगा, द्रव के घनत्व का मापन पिकनोमीटर से किया जाता है। द्रव के घनत्व का मापन किससे किया जाता है? पिकनोमीटर्स के माध्यम से किया जाता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व अधिकतम होता है। घनत्व का सूत्र के बारे में बात करें तो m/v होता है, m/v, इसको ध्यान रखिएगा। घनत्व का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, यानी kg प्रति मीटर क्यूब। इसको ध्यान रखिएगा, ये घनत्व का मात्रक होता है। अब है कोशिकत्व। कोशिकत्व के बारे में बात करें तो कोशिकत्व एक अदृश्य बल है। कोशिकत्व क्या? एक अदृश्य बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करता है। कोशिकत्व एक प्रकार का बल है, अदृश्य बल है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में काम करता है। और कोशिकत्व का प्रमुख उदाहरण जो है, इसको ध्यान रखिएगा, लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ये कोशिकत्व का उदाहरण है। मिट्टी में पानी का संचरण, कपड़े या कागज के डूबने पर पूरा भीगना, ये सभी जो है किसका प्रमुख उदाहरण है? कोशिकत्व का। वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु दाब मापने के लिए। इस बैरोमीटर का खोज किसने किया? तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, टॉरिसेली ने। बैरोमीटर का खोज किसने किया है? टॉरिसेली ने बैरोमीटर का खोज किया, जिससे कि वायु दाब मापने के काम में आता है। अब है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। अर्थात द्रव्यमान वस्तु के स्थान व स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है। द्रव्यमान जो है वस्तु के स्थान व स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, और वो क्या बदलता है? तो वो भार बदलता है। अब वजन है। वस्तु का चांद पर पृथ्वी के मुकाबले कम होता है। वस्तु का जो वजन है चांद पर पृथ्वी के मुकाबले कम हो जाता है, क्योंकि चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लगभग 1/6 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि प्रश्न सीधा पूछा जाएगा। चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना है? तो वो 1/6 है। अब है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के बारे में बात करें तो अपकेंद्रीय बल वह बल जो किसी वस्तु को घूर्णन या रोटेशन के दौरान केंद्र से बाहर की ओर खींचता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। वह बल जो किसी वस्तु को घूर्णन या रोटेशन के दौरान केंद्र से बाहर की ओर खींचता है, उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल वो कहलाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझ सकते हैं, दूध को मथकर क्रीम अलग करना। ये तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, दूध से मथकर क्रीम अलग करना किस बल का उदाहरण है? ये अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। उसी तरह से वॉशिंग मशीन के ड्रम में कपड़े का धुलना, ये भी किसका उदाहरण है? ये अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अब है वन रिपोर्ट से संबंधित फैक्ट। वन रिपोर्ट जो प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी IFSR देहरादून द्वारा जारी किया जाता है। वन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो वो किया जाता है वन स्थिति रिपोर्ट जो है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे वन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जारी होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। वन रिपोर्ट कितने वर्ष में ये प्रस्तुत होता है? एक बार। तो 2 वर्ष में एक बार प्रस्तुत किया जाता है, यानी जारी किया जाता है। प्रथम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। पहली बार भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 1987 में। 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 को 21 दिसंबर यानी 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 का 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। यानी 18वीं बार जो भारतीय वन रिपोर्ट 2023 का वन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था वो 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% क्षेत्र पर वन है, यानी वर्ग किलोमीटर की बात करेगा तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है? वन है। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वन वाला राज्य है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक वनों में है। तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे कम वन वाला राज्य जो है वो हरियाणा, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात किया जाए सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? तो वो हरियाणा है। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो वो मिजोरम है। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत की दृष्टि से, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? तो वो हरियाणा है। प्रतिशत में या न्यूनतम ऐसे सामान्य क्षेत्रफल के हिसाब से भी बात किया जाएगा, सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? तो वो हरियाणा है। सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो वो छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वनों का जो वृद्धि हुआ, विस्तार हुआ, वो कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में। प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को। अब है पराश्रवित ध्वनि तरंग। पराश्रव ध्वनि तरंग, पराश्रव ध्वनि जो इसी को बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक की आवृत्ति 20 हर्ज से अधिक होता है। यानी कि जिस ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ज से अधिक हो, वैसी ध्वनि पराश्रय ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहलाता है। और पराश्रय ध्वनि चमगादड़ द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। पराश्रय ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो चमगादड़ के द्वारा। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने के लिए हुआ था तथा इसको वर्ष 2005 में लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष होता है? 1997 में। और कहाँ पर होता है? जापान का एक क्योटो शहर है, यहीं पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए हुआ था। और इसको लागू किस वर्ष किया गया? तो 2005 में। अब है नगोया जापान प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से। यह वर्ष 2010 में आयोजित हुआ था। नगोया प्रोटोकॉल जो कि जापान का ही एक शहर है, नगोया, यहाँ पर हुआ था नगोया प्रोटोकॉल। इसका संबंध किससे है? जैव विविधता से। और ये किस वर्ष हुआ था? 2010 में। उसी तरह से सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा प्रबंधन से संबंधित है, इसको वर्ष 2015 में अपनाया गया। अब ध्वनि, ध्वनि का सर्वाधिक वेग ठोस में होता है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है, जबकि प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। यानी ध्वनि का सर्वाधिक वेग कहाँ पर होता है? वो ठोस में होता है। और ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती है? तो निर्वात में गमन ध्वनि नहीं कर सकती। जबकि प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ पर होता है? निर्वात में होता है। तो दोनों एक दूसरे का विपरीत है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्वनि और प्रकाश। प्रकाश की निर्वात में गति जो होगा, प्रकाश का निर्वात में गति होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जबकि हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 या 343 मीटर प्रति सेकेंड। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश में लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो वो सबसे कम होता है। जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है।
हाँ इसको भी ध्यान रखिएगा, लाल रंग का विचलन क्या होगा, सबसे कम होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि खतरे के सिग्नल पे प्राय लाल होते हैं, क्योंकि लाल प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। इसी कारण लाल सिग्नल दूर से दूर तक दिखाई पड़ता है, इसलिए सिग्नल में लगभग लाल कलर का वो दिखाई पड़ता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का प्रमुख उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, अपवर्तन का ये उदाहरण है। अब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना होती है 5 अक्टूबर 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ग्लैंड, जो स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। स्विट्जरलैंड के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है वर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है, वर्न। और इसी स्विट्जरलैंड का एक शहर है ग्लैंड, जहाँ पर कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था। यह संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची जारी करता है, और लाल सूची को जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है। लाल सूची को क्या कहा जाता है, जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है। अब है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में बात करें तो विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा में बदलने के लिए दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रत्यावर्ती यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं। हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का उपयोग होता है। हमारे घर में जो धारा होता है प्रत्यावर्ती धारा, वो एसी होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट का निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। और एक सवाल और याद रखिएगा, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री एंगस्ट्रम होता है, ये याद रखिएगा। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3500 डिग्री एंगस्ट्रम होता है टंगस्टन का गलनांक। बिजली का बल्ब जो है फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। आगे है सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। सूर्य से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा निरंतर प्राप्त होती है, वो उसका प्रमुख कारण क्या है, तो वो है नाभिकीय संलयन। आगे है जर्मेनिया तथा सिलिकॉन अर्धचालक है। जर्मेनिया तथा सिलिकॉन क्या एक प्रकार का अर्धचालक है। आगे है -40 डिग्री तापमान और फ़ारेनहाइट। ये जो -40 डिग्री तापमान टेम्परेचर और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पाठ्यांक बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से पूछा जाता है किस डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और तापमान दोनों बराबर होता है, तो ये -40 डिग्री है। सूर्य के प्रकाश का अवरक्त भाग सौर कुकर को गर्म करता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। अब देखिए बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। उसी तरह विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, और 12 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, और विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही ध्यान रख लीजिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कुमार गौरव सर के 7 फेरों की सीरीज वाली हैंड रिटन क्लास नोट्स का, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण